नमस्कार। आज मैं आपको जिस कहानी से परिचित कराने जा रही हूँ, उस कहानी के लेखक हैं राकेश बिहारी और कहानी का नाम है मैसेंजर। उन्होंने कहानी की शुरुआत में लिखा है कि ये अमर शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया पर आधारित है और उनसे क्षमा याचना के साथ वो ये कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है मैसेंजर। तो आइए कहानी देखते हैं। आज सुबह से ही रेणु ग्राम की आबो हवा में एक खनकदार हलचल है। सिया दुलारी रसोई पानी का काम जल्दी निपटा लेना चाहती है। सुना है कोलकाता से नीलांबर संस्था की एक टीम आई है। उन्होंने बड़ी बहुरिया की कहानी पर कोई फिल्म बनाई है और आज रेणु जी के दरवाजे पर उसका पहला प्रदर्शन करने वाले हैं। बड़ी बहुरिया बहुत कम उम्र में चली गई। अब तक उनके बारे में उसने जो कुछ भी जाना है सब मोदियाइन काकी के मार्फत। आज वह साक्षात उन्हें फिल्म के पर्दे पर देखेगी। मोदियाइन काकी की उम्र कोई 90-95 साल होगी। नज़र जरूर उनकी धुंधली हो गई है, पर आवाज़ में अब भी पीतल की सी खनक मौजूद है। जब कभी वे अपनी लय में होती हैं, सिया दुलारी से यह कहना नहीं भूलती कि तुम्हें देख मुझे बड़ी बहुरिया की याद हो आती है। मोदियाइन काकी ने उसे 5 दिन पहले से कहलवा रखा है, कन्या हमको भी ले चलना बड़ी बहुरिया की फिल्म देखने। बड़का बउआ से कहकर हमने अपने चश्मे की कमानी ठीक करवा ली है। वैसे तो हर साल आज के दिन गांव की रौनक बढ़ जाती है। जिला प्रशासन के लोग रेणु की मूर्ति पर माला चढ़ाने जरूर आते हैं, पर इस बार उनकी 100वीं जयंती है, इसलिए खास भी। उनके घर को गेंदा, गुलाब के फूल, केले के थंब और अशोक के पत्तों से सजाया गया है। रामेसर शाह की बैलगाड़ी, जिसे अब कोई नहीं पूछता, को आज के खास दिन के लिए सजा सवार कर रेणु जी के दरवाजे पर लगे पंडाल के बाहर बाईं तरफ लगाया गया है। बैलगाड़ी की सजावट को देख ऐसा लगता है जैसे अभी उसके पर्दे के भीतर से हीराबाई झांकेगी और हीरामन उससे मुट्ठी भर चूड़ा के साथ पाव भर दही के जलपान का आग्रह करेगा। कार्यक्रम में आने जाने वालों के लिए यह बैलगाड़ी सेल्फी पॉइंट का काम कर रही है। रेणु जी के घर का ओसारा मंच बना हुआ है, जिस पर लोग बारी बारी से भाषण कर रहे हैं। इन भाषण करने वालों में स्थानीय साहित्यकार से लेकर प्रशासन के अधिकारी तक सब शामिल है। ओसारे के पीछे आंगन में बैठी उनकी छोटी बहन मनोरमा, जिसे रेणु जी के छोटे पुत्र उनकी कहानी ठेस की मानू बताते हैं, हर आने जाने वालों को आशीष दे रही है। सिनेमा की प्रतीक्षा में आसपास के लोग भाषण सुनने को मजबूर हैं। पूरे 3 घंटे की प्रतीक्षा के बाद पंडाल में खास इस अवसर के लिए लगाए गए एलईडी स्क्रीन पर बड़ी बहुरिया की कहानी जीवंत हो उठी है। टोले की कुछ महिलाएं अपना कामकाज निपटाकर, तो कुछ उन्हें बीच में ही छोड़कर पंडाल के मेन गेट पर आ खड़ी हुई हैं। उनके साथ कुछ बुजुर्ग स्त्रियां भी हैं। कोलकाता से आई टीम का एक प्रतिनिधि उनसे पंडाल में लगी कुर्सियों पर बैठने का आग्रह करता है, पर वे सकुचाई सी बाहर ही खड़ी हैं। 2 नौजवान भाग भाग कर वहीं कुछ कुर्सियां लगा देते हैं। सबसे आगे की कुर्सी पर अपने चश्मे की कमानी संभालती मोदियाइन काकी के 90 साला कानों में उन्हीं के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। फिर काबुल का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। कौन कहेगा 60 साल बीत गए, जैसे कल की ही बात हो। चुप रह मुझों से निमोछिए। अपने ही शब्दों पर पहले सकुचाती हैं मोदियाइन काकी और फिर मुस्कुरा उठती हैं, जैसे उन्हें याद भी नहीं कि तब काबुली वाले का नाम सुनते ही कैसे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा चढ़ता था। पंडाल के गेट को अपनी मुट्ठियों में थामे सिया दुलारी की आंख पर्दे पर चिपक सी गई है।
बड़ी बहुरिया की कहानी के हर टुकड़े में उसे अपने जीवन की छवियां दिखाई देती हैं। वह अचरज में है कि 60 साल पहले किसी ने उसकी कहानी कैसे लिख दी थी। हरगोविंद अचेत बिस्तर पर पड़ा है। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसक रही है। सिया दुलारी को माँ की याद हो आई है। माँ साल में 2 बार बिना नागा सनेस भेजा करती थी। सनेस के दौरे में बासमती चूड़ा जरूर होता था। ढेकी का कूटा बासमती चूड़ा, एक बार छठ में ठेकुआ के साथ और दूसरी बार तिल सकरात में लाई, गुड़, तिलवा और दही के साथ। हालांकि तब गांव में भी ढेकी का चूड़ा मिलना बंद हो चुका था, लेकिन माँ इस मौके पर खास किसी से कहकर उसका इंतज़ाम करवाती थी। उसके पति विजय बाबू को हर साल तिल सकरात के सनेस का खास इंतज़ार होता था। सनेस आते ही वे स्वयं मलाईदार दही के साथ बासमती चूड़ा लेकर बैठ जाते थे। वह 2-2 महीने तक माँ का भेजा बासमती चूड़ा बचाकर रखती और धीरे धीरे उसके स्वाद सुगंध का आनंद लेती रहती। साल के बाकी दिन तो वही मील का चालानी चूड़ा मिलता था। माँ के जाने के बाद एक बार भैया ने भी ठीक तिल सकरात के दिन सनेस भिजवाया था। उस बार का सनेस हर साल से अलग था। दौरा की जगह डाबर च्यवनप्राश का कार्टून, ढेंकी के बदले मील का कुटा बासमती कतरनी चूड़ा, मिट्टी की हांडी में माँ के हाथ जमाई मलाई वाली दही की जगह सुधा डेयरी की दही का 5 किलो का डब्बा, काले तिल के लड्डू की जगह गया का खस्ता तिलकुट और साथ में भैया के हाथ लिखी एक छोटी सी चिट्ठी। प्रिय दुलारी, पिछले कई दिनों से बाजार में तिल सकरात की चहल पहल दिखाई पड़ रही थी। माँ लगातार याद आती रही। वह होती तो सब कुछ अपने हाथ से बनाकर भेजती। मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकता, पर जो भी हो सका है भेज रहा हूँ। ऑफिस की एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए खुद नहीं आ पा रहा हूँ। जल्दी ही आऊँगा। विजय बाबू को कहना लैब पर ध्यान देंगे। शेयर के धंधे में पड़ने की ज़रूरत नहीं। उस चक्कर में बड़े बड़े लोग कैसे डूब जाते हैं पता नहीं चलता। साथ में ओप्पो का एक मोबाइल है। ड्राइवर नईम अपने गांव का ही है। इजहार चाचा याद है ना, उन्हीं का छोटा बेटा। उसे कह दिया है वह तुम्हें मोबाइल चलाना सिखा देगा। मोबाइल में लाइफ टाइम वाला सिम कार्ड डलवा दिया है। बैलेंस की चिंता मत करना, मैं हर महीने रिचार्ज करवा दूंगा। हाँ, विजय बाबू कभी फ़ोन के नाम पर ताना दे तो कोई जवाब मत देना। अपना ध्यान रखना, फ़ोन करना। भैया। चिट्ठी के हर्फ हर्फ में सिया दुलारी को कभी भैया का तो कभी माँ का चेहरा दिखता रहा। माँ के नहीं होने का दुख तो कभी नहीं जाने वाला, पर भाई के भीतर भी एक माँ होती है, यह सोच सोच कर उसकी आंखें गंगा जमुना हुई जा रही थी। नईम उसके गांव का है, यह जानना भर ही जैसे काफ़ी था। इसके बाद वह महज ड्राइवर नहीं रहा। उसने कार्टून खोलकर सबसे पहले उसे ही दही चूड़ा परोसा। जाते वक्त उसके ना ना कहने के बावजूद उसकी मुट्ठी में 50 रुपए का एक नोट जबरन थमा दिया था सिया दुलारी ने। अगले ही साल नौकरी बदलकर भैया दुबई चले गए। माँ और भैया के साथ बासमती चूड़ा का स्वाद भी चला गया। बड़ी बहुरिया की कहानी ने सिया दुलारी के मुंह में बासमती चूड़ा के स्वाद की वही मिठास घोल दी। विजय बाबू मेडिकल लैब टेक्नीशियन थे। फारबिसगंज में अपना लैब था। घरारी के अतिरिक्त 2 बीघा खेती की ज़मीन भी थी 2 भाइयों के बीच, जो साल के 6 महीने बाढ़ के पानी में डूबी रहती। फसल क्षतिपूर्ति के नाम पर हर साल सरकारी अनुदान मिलता, पर उसका आधा हिस्सा अंचल कार्यालय का कर्मचारी एडवांस में रखवा लेता था।
ऐसे में खेती का होना न होना दोनों ही बराबर था। इसलिए लैब की नकद कमाई के भरोसे ही बाबूजी से सिया दुलारी की शादी तय की गई थी। शुरुआती 2-3 साल तो ठीक रहे। विजय बाबू पर डॉक्टर बनकर बेतहासा पैसा और इज्जत कमाने का असफल सपना, जिन्हें घर परिवार के दबाव में उन्होंने अपनी शादी तक के लिए सुला रखा था, बीच बीच में कुनमुनाता रहता। कभी शेयर बाजार की तरफ कदम बढ़ाते तो कभी कमेटी और चिटफंड की तरफ, पर हर बार कुछ न कुछ घर से ही पूंजी टूटती, लैब की तरफ भी ध्यान कम हो जाता। विजय बाबू बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे। इंटर पास करने के बाद 4 साल तक पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित साहू लॉज में रहकर उन्होंने मेडिकल की तैयारी भी की थी। पर तब उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा कहीं और लगता था। साहू लॉज, महतो लॉज और परमार लॉज के त्रिकोण की राजनीति में मेडिकल की तैयारी पिछड़ती गई और वे एक बार मोदियाइन काकी ने बताया था कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का पर्चा आउट कराने के केस में जेल जाने से बाल बाल बच गए थे विजय बाबू। शादी के तीसरे चौथे साल किसी जोड़ जुगाड़ से विजय बाबू ने नेचुरोपैथी या एक्यूप्रेशर का कोई सर्टिफिकेट खरीद लिया और देखते ही देखते विजय कुमार से डॉक्टर विजय कुमार हो गए। कुछ ही महीने में लाइफलाइन जांच घर की तख्ती लाइफलाइन हॉस्पिटल के ग्लो साइन बोर्ड में बदल गई। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और पढ़ाई लिखाई के ही विजय बाबू के यूं रातों रात डॉक्टर बन जाने से सिया दुलारी भयभीत रहा करती थी। खासकर जब वे किसी गर्भवती स्त्री का पेट खोल देते, उसकी सांस तब तक अटकी रहती जब तक कि वह डिस्चार्ज होकर चली नहीं जाती। सरकारी चेकिंग के दौरान जब वे हॉस्पिटल बंद कर भागे भागे फिरते, वह कई कई रातें हनुमान चालीसा के भरोसे काट देती। ऐसी ही किसी चेकिंग में एक रात जो फरार हुए, फिर लौट कर नहीं आए विजय बाबू। उंगलियां घिस गई दिन का हिसाब रखते रखते, पर विजय बाबू का कोई पता नहीं चला। इधर कुछ दिनों से चुप चुप ही रहा करते थे वे। उन्होंने कभी खुद से तो नहीं बताया, पर एक दिन कपड़ा धोने के वक्त उनकी जेब में एक कागज़ देखकर उसे पता चला था कि उन्होंने कमेटी से 3 लाख रुपए ब्याज पर उठाए हुए हैं। बैंक से पर्सनल लोन लेकर शेयर का कारोबार शुरू करने की बात तो उसे एक दिन पैजू जी से पता चल गई थी, पर कमेटी वाली बात उसके लिए बिल्कुल नई थी। तब उसने बैजू जी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब उसके भीतर तरह तरह की आशंकाएं सर उठाती हैं। कौन जाने अस्पताल के चेकिंग की बात झूठी हो और प्राइवेट बैंक के वसूली एजेंट ही उन्हें उठाकर ले गए हों। विजय बाबू स्वभाव से गुस्सैल और बहुत ही तुनक मिजाज हैं। कहीं किसी पेशेंट का केस खराब होने के बाद उसके दोस्त रिश्तेदारों से ज़्यादा उलझ न गए हों और उन्हीं में से किसी ने बदला, किसी अनिष्ट की कल्पना भर से भी मन सिहर उठता सिया दुलारी का। महीनों विजय बाबू के इंतज़ार में गांव से फारबिसगंज और फारबिसगंज से पूर्णिया कलेक्टेरिएट के चक्कर काटती रही सिया दुलारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर गोबिन पर्दे पर करवट बदल रहा है। उसे नींद नहीं आ रही। यह क्या किया उसने? वह किस लिए आया था? क्या कर गया? नहीं, वह सुबह उठते ही बूढ़ी माता को उनकी बेटी का संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माए जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर वह किसके लिए इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों के जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। सबने धीरे धीरे आना जाना छोड़ दिया, पर लैब के स्टाफ बैजू जी कुशल क्षेम पूछने हर शाम आया करते थे। उन्होंने ही एक दिन सलाह दी थी, हर कोशिश तो कर ही रही है, क्यों नहीं डॉक्टर साहब के गुम होने की सूचना आप फेसबुक पर भी डाल देती हैं। फेसबुक की बात सुनकर सिया दुलारी को एक बार फिर भैया के सनेस
और मोबाइल की याद ताज़ा हो आई। विजय बाबू ने तब खुद आगे बढ़कर उसके मोबाइल में फेसबुक अकाउंट बना दिया था। शुरू में उसका अकाउंट वे खुद ही चलाया करते। कभी कोई मैसेंजर पे मैसेज करता तो उसकी तरफ से स्वयं ही जवाब भी दे देते। सिया दुलारी को शुरुआत में यह सब ज़्यादा समझ में नहीं आता था, पर धीरे धीरे उसने भी फेसबुक चलाना सीख लिया। अब वह खुद से प्रोफाइल बदल लेती, लोगों के मैसेज के जवाब दे देती। एक दिन किसी ने मैसेंजर पर उससे अपनी तस्वीर भेजने को कहा था। सिया दुलारी ने जब यह बात विजय बाबू को बताई, वे उस पर बेतरह नाराज हुए थे। उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। सिया दुलारी ने बहुत सर खपाया, पर उसे अपनी गलती का पता नहीं चला। एक बार अपनी बात रखने की असफल कोशिश करने के बाद वह विजय बाबू के आगे चुप जरूर हो गई थी, पर उनके इस बेवजह गुस्से के जवाब में उसने अगले दिन न सिर्फ अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया, बल्कि बिना कोई हिल हुज्जत उस स्मार्टफोन को डब्बे में पैक कर शादी में मिली उस लोहे की अलमारी में बंद कर दिया था, जिसे ब्रांडेड न होने के बावजूद सब गोदरेज ही कहा करते थे। एक बार विजय बाबू ने उससे मोबाइल निकालने को कहा भी, पर उसने जो निर्णय ले लिया था उससे हटने का सवाल ही नहीं था। उसके भैया ने भेजा था मोबाइल, कोई उन्होंने खरीद कर नहीं दिया कि उनकी मर्जी से चलेगा। शायद मन ही मन विजय बाबू भी सिया दुलारी के इस निर्णय से सुकून ही महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भी उस बाबत पूछना छोड़ दिया था। बैजू जी की सलाह सिया दुलारी को ठीक लगी थी। उसने मोबाइल फ़ोन को कैद से मुक्त कर कोई 1.5 साल से सोए पड़े अपने फेसबुक अकाउंट को एक्टिवेट किया और विजय बाबू की गुमशुदगी के बारे में एक पोस्ट लिख डाला। लोग उसकी पोस्ट पर आते, सहानुभूति के 2 शब्द लिखते और चले जाते। फेसबुक ने सिया दुलारी का दुख तो दूर नहीं किया, पर दुखों का हिसाब रखते रखते उसे उसकी आदत जरूर हो गई। विजय बाबू की गुमशुदगी के पोस्ट पर लोगों के रूखे सूखे और प्राणहीन शुभकामना संदेशों को पढ़ते पढ़ते वह कब अपनी प्रोफाइल फोटो पर लोगों के लाइक गिनने लगी, उसे पता ही नहीं चला। फेसबुक की भीड़ में एक चेहरा अपने नाम की तरह ही सबसे अलग था, सार्थक संगीत। उसके पोस्ट, जो दरअसल पोस्टर हुआ करते थे, सिया दुलारी को खूब भाते। धूसर रंगों से बने उदास चित्रों पर चटक रंग की कोई खास लकीर या कोई लघु आकृति, और चित्र के किसी खाली कोने पर हाथ से लिखा किसी पुराने फिल्मी गीत का अंश या किसी गज़ल का कोई छोटा सा टुकड़ा। रंग, लकीर, शब्द और लिखावट सब मिलकर सिया दुलारी पर किसी जादू का सा असर करते। वह घंटों उन पोस्टरों में खोई रहती, अक्सर उन तस्वीरों को लाइक करती। सारा दिन घर बाहर के काम में लगी रहने के कारण रात को सोने से पहले ही वह फेसबुक पर जा पाती। तब अमूमन 11 बज रहे होते। ऐसी ही किसी एक रात सार्थक के एक पोस्टर पोस्ट किया था, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। इस पोस्टर ने सिया दुलारी को दादी की याद दिला दी। दादी अक्सर गाती थी एक गीत, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, चाहे नरक दीजो डार। दादी दादा की पहली बीवी थी, उनसे कोई औलाद नहीं हुई। यही था उनका वह अपराध जिसके कारण पहली होकर भी वह हमेशा दूसरे दर्जे का जीवन जीती रही। दादी जब यह गीत गाती, उनकी आवाज़ में अथाह दर्द का सोता बह रहा होता। चौंकी थी सिया दुलारी सार्थक के पोस्ट पर, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। पहले तो उसे लगा गलत लिख दिया है। उसने वह गीत, पर अगले ही पल उसे समझ आ गई थी वह पोस्ट की खासियत। उसने उस रात पहली बार सार्थक के पोस्ट पर कमेंट भी लिखा था, काश दुनिया के सारे मर्द आप जैसे होते। पलक झपकते ही सार्थक मैसेंजर में हाजिर था, आपकी तारीफ का शुक्रिया। मैंने जो महसूस किया वही लिखा है, आप इस तारीफ के काबिल हैं। जवाब में सार्थक ने 2 बार हाथ जोड़े थे। उस रात 2 बजे तक मैसेंजर में उनका संवाद
चलता रहा। जैसा कि सार्थक ने बताया था, वह पटना में किसी न्यूज पोर्टल का ब्यूरो चीफ था। सार्थक के साथ देर रात बातचीत का यह सिलसिला चल निकला था। खुश थी सिया दुलारी, एक दोस्त को पाकर जिससे अपना सुख दुख बेहिचक बांट सकती थी वह। सार्थक की भाषा पर उसके नाम के दूसरे हिस्से का असर था। उसकी संगति में सिया दुलारी की भाषा भी बेहतर हुई जा रही थी। सार्थक के शब्द किसी नर्म फाहे से उसके तन मन पर पड़ते और वह सहज भाव से अपना अतीत और वर्तमान उसके सामने खोल कर रख देती। वह अब खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत समझने लगी थी। सार्थक ने उससे खुद ही कहा था कि वह मंत्री जी से कहकर उसके केस में जिला प्रशासन पर दबाव डलवाएगा। वह चाहता था कि एक बार वह पटना आ जाए तो मंत्री जी से उसकी मुलाकात भी करवा दे। उसने मन ही मन पटना जाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी कि ऐसी ही किसी रात सार्थक ने मैसेंजर में उसे एक द्विअर्थी चुटकुला भेजा था और उसके ठीक बाद एक उसी तरह का पोस्टर भी। सार्थक की इस हरकत पर हैरान हुई थी सिया दुलारी। वह तत्काल और हमेशा की तरह गुड नाइट लिखे बिना ही फेसबुक से बाहर आ गई थी। सारी रात वह सोचती रही उसके बारे में। आखिर कौन सा सार्थक असली है, आज की रात वाला या उससे पहले का? वह देर रात तक मैसेज करता रहा। चुप क्यों हो? शर्मा रही हो क्या? कहाँ गई? बुरा मान गई क्या? तुम तो बिल्कुल किसी देहाती लड़की की तरह छुई मुई हुई जाती हो। अच्छा बाबा, सॉरी। सिया कान पकड़कर सॉरी, अब नहीं होगा कुछ ऐसा। ठीक है, वह किसी बड़े शहर में नहीं रहती, किसी बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई भी नहीं की, पर ऐसी डबल मीनिंग वाली बातों का मतलब खूब समझती है वह। सिया दुलारी के विश्वास का शीशा फ्रेम में लगे लगे ही चटक गया था। उसने सुबह के 5 बजे जवाब दिया। हम देहाती लड़कियां ऐसी ही होती हैं सार्थक, पर आप ऐसे हैं मैंने नहीं सोचा था। आज से हम मैसेंजर में बात नहीं करेंगे। आप अपनी तरफ से कोई संपर्क नहीं कीजिएगा। आपके पोस्ट हमेशा से अच्छे लगते रहे हैं, पर अब शायद उन पर भी भरोसा करना मुश्किल होगा। फिर भी आपको ब्लॉक नहीं कर रही कि कभी मन हो तो यदा कदा आपके पोस्टर देख सकूं। सिया दुलारी ने भले उसे कह दिया हो कि वह संपर्क ना करे, पर मन के भीतर उसके इंतजार की एक महीन रेखा अब भी बची थी। उसे आश्चर्य हुआ था कि हर रात अपने संवादों में शहद और संगीत उड़ेलने वाले सार्थक ने अगले दिन पलटकर एक मैसेज तक नहीं किया था। उसे उसके पोस्टर जब तब दिख जाते, वह हर बार रुककर उन्हें देखती, अपने भीतर की धड़कन को एक बार फिर से महसूस करती और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ जाती। कुछ ही दिनों बाद जबलपुर की किसी कवित्री ने उसके मैसेंजर का स्क्रीनशॉट लगाकर उसकी बारात निकाल दी थी। उस पोस्ट पर आए कमेंट से पता चल रहा था कि महिलाओं के इनबॉक्स में हाजिर होना उसका प्रिय शगल था। सिया दुलारी ने राहत की सांस ली थी। भगवान ने बचा लिया मुझे। सार्थक ने उस दिन मुड़कर कोई मैसेज नहीं किया, इस पर उसे हुआ आश्चर्य भी उस दिन जाता रहा। विजय बाबू वाली पोस्ट किसी के कमेंट कर देने से जब तब ऊपर आ जाती। कुछ लोग फिर से इनबॉक्स में आकर संवेदनाएं जताते। जो लोग उसकी प्रोफाइल या पोस्ट पर कभी गलती से भी नहीं दिखाई देते, इनबॉक्स में उसकी सुंदरता की तारीफ करते न थकते थे। सबके बोल समझती थी सिया दुलारी, सबकी निगाहें पहचानती थी सिया दुलारी। विजय बाबू का भले कोई पता नहीं चला हो, पर उनकी गुमशुदगी वाले पोस्ट पर आए एक कमेंट ने उसे बेतरह बेचैन कर दिया था। जानकर बहुत दुख हुआ। विजय बाबू की सकुशल वापसी के लिए शुभकामना। माँ बचपन में उसे अक्सर एक कहानी सुनाती थी कि कैसे जनकपुर के विवाह पंचमी मेले की भीड़ में एक भाई बहन बिछड़ गए थे और सालों बाद कैसे काठमांडू में दोनों की मुलाकात नौकरी करते हुए किसी मारवाड़ी सेठ के घर में हुई थी। सिया दुलारी ने तब कहाँ सोचा था कि दुबई जा चुके भैया कभी उसे इस तरह फेसबुक पर मिल जाएंगे।
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी से ज़्यादा उसे आश्चर्य हुआ। उसके पास रोज ही दर्जनों फ्रेंड रिक्वेस्ट आते थे। बहुत सोच समझकर दो एक का रिक्वेस्ट स्वीकार करती थी वह। पर आज पहली बार उसने किसी को अपनी तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। दुबई जाने के बाद भैया से कोई संपर्क नहीं रहा था। वह लाख जतन करती पर समझ नहीं पाती कि उसके राम जैसे भैया अचानक इस तरह कैसे बदल गए। वह बोले कि नहीं। मोदियाइन काकी खूब अच्छी तरह समझती थी उसके मन का यह दुख। वह इशारे से समझाती उसे कि जो अपनी मर्जी से चला गया उसका क्या सोग मनाना। पर सिया दुलारी के लिए यह समझना असंभव जैसा था। एक दिन उसकी रोनी सूरत देख काकी ने बहुत सख्त लहजे में कहा था उससे, एक बात साफ साफ समझ लो कन्या, तुमको मीठ लागे चाहे तीत, ऐसा बहुत भाई देखे हैं हम जो सिर्फ इस डर से ही 10 कोस दूर भागते हैं कि कहीं बहन के दुख सुख में न खड़ा होना पड़े। हमको तो सोरह आना लगता है कि तुम्हारा भाई भी सिर्फ तुम्हारे ही दुख सुख से दूर रहने के लिए विदेश गया है। उसका रास्ता देखकर दुखी होना छोड़ दो। दुख से ज्यादा गुस्सा आया था सिया दुलारी को उस दिन काकी पर, लेकिन मन मसोस कर रह गई। वह समझती है कि यह उनके अपने अनुभव से उपजा ज्ञान है, और फिर उनसे भी बिगाड़ ले तो जाए कहाँ। एक वही तो है कि सारी रात बचपन की गलियों में भैया के साथ घूमती रही सिया दुलारी। देर तक जब नींद नहीं आई उसने अपना गोदरेज खोला और ओप्पो मोबाइल के डब्बे में सुरक्षित उनकी वही चिट्ठी निकाली जिसे उस साल तिला सकरात पर सनेस के साथ उन्होंने नईम के हाथ भेजा था। चिट्ठी को बार बार पढ़ती, हर्फ हर्फ को उंगलियों से छूती सहलाती सिया दुलारी की आंखें बार बार छलछला आती। अगली सुबह जब उसने फेसबुक का नोटिफिकेशन चेक किया, भैया उसके फेसबुक फ्रेंड बन चुके थे। सिया दुलारी ने कहीं गहरे महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है। दूर दुबई में ही सही उसके भैया हैं। वह अब भी उनकी चिट्ठी के असर में थी। उसने सोचा आज ही शाम मोदियाइन काकी को जाकर बताएगी कि मिल गए हैं उसके भैया। फेसबुक से ही पता चला पिछले ही महीने वह एक सुंदर सी गोल मटोल भतीजी की बुआ बनी है। उसने सोचा यदि वो लोग यहाँ होते तो छठी में उसने अपनी भतीजी के लिए जरूर काजल पारा होता। उसने मन ही मन हजारों मील दूर अपनी नई नवेली भतीजी के लिए हजार हजार दुआएं मांगी। भैया के साथ फेसबुक पोस्ट पर लाइक कमेंट का सिलसिला भी चल निकला। कई बार वह मैसेंजर में संवाद भी भेजती उन्हें। देर सवेर जवाब तो आता, पर उनके शब्दों में तिला सकरात वाली चिट्ठी की मिठास दूर दूर तक नहीं होती। कुछ दिन तो उसने खुद को भरमाए रखा, पर उसे जल्दी ही यह एहसास हो गया था कि ये वो वाले भैया नहीं जिनकी चिट्ठी उसने किसी कीमती जेवर की तरह संभाल कर रखी है। हाँ, कभी कभार उनका वीडियो कॉल जरूर आता है, पर विजय बाबू की चर्चा करने से सायास बच निकलते हैं भैया। उनकी इस कोशिश को खूब समझती है सिया दुलारी। उसे पता है जिस दिन उसने अपनी तकलीफ बताई, भैया का यह छठे छमाहे आने वाला वीडियो कॉल भी बंद हो जाएगा। इसलिए वह भी कभी अपनी तरफ से विजय बाबू की चर्चा नहीं करती है उनसे। मोदियाइन काकी से सब चिढ़ते हैं, पर वे उसे बहुत मानती हैं। खासकर विजय बाबू की फरारी के बाद उन्होंने उसे कदम कदम सहेजा है। सिया दुलारी को उन्होंने ही बताया था कि काबुली वाले के चले जाने के बाद बहुत दिनों तक वह अक्सर उदास रहती, पर धीरे धीरे उन्होंने खुद को बहुत सलीके से संभाला था। पूर्णिया के होलसेलरों के कपड़े लाकर सालों बेचती रही। जब उन्होंने विजय बाबू के गुम होने की बात सुनी, जैसे एक बार फिर काबुली वाले के चले जाने के बाद का जख्म किसी पुराने वात रोग की तरह हरा हो गया। बड़ी बहुरिया के चल बसने के बाद से ही उन्हें अक्सर यह एहसास होता कि उन्होंने उनके साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी थी। तब से लगातार एक अनाम अपराध बोध के साथ जी रही थी मोदियाइन काकी। दुख से सीझी सिया दुलारी को देख उन्हें लगा था जैसे ईश्वर ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक मौका दे दिया है।
जब भी वे सिया दुलारी को देखती उन्हें बड़ी बहुरिया का हश्र याद हो आता। शायद यही कारण था कि सालों से संचित उनके भीतर का अपराध बोध सिया दुलारी को देख एक खास तरह के बहनापे या कि वात्सल्य में बदल गया था। विजय बाबू का पता लगाने के लिए कलेक्टेरिएट का चक्कर काटती सिया दुलारी को एक दिन उन्होंने पूर्णिया के मारवाड़ी सेठ श्री राम बंका जी का पता बताया था। उनके नाम एक खास चिट्ठी भी दी थी। मोदियाइन काकी की चिट्ठी का ही असर था कि बिना किसी जमानत के बंका जी ने सिया दुलारी को बेचने के लिए 10 साड़ियाँ दी थी। शुरुआती 5 साल सिया दुलारी ने खूब साड़ियाँ बेची, पर पिछले कुछ एक सालों से गांव देहात में भी ऑनलाइन खरीद का चलन बढ़ गया है। डाकिया अब चिट्ठी पत्री नहीं लाता, अमेज़न और फ्लिपकार्ट के पैकेट लाता है। इस कारण उसका काम भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बावजूद इसके 10 साड़ियों से शुरू हुआ उसका व्यापार आज भी उसे खाने कमाने लायक पैसे तो दे ही जाता है। मोदियाइन काकी के साथ और सहयोग से पेट की आग पर तो काबू पा लिया था सिया दुलारी ने, पर तन और उससे भी ज़्यादा मन के भीतर धधकती ज्वाला में दिन रात जलती रहती वह। बिना कुछ कहे ही चले गए विजय बाबू। डॉक्टर कहाने और ऑपरेशन करने का इतना शौक था उन्हें, पर वह कहती रह गई वे रोज़ आज कल पर टालते रहे, पर खुद पटना चलकर डॉक्टर से दिखाने तक को राज़ी नहीं हुए। तब लगता था कि रोजी रोटी के चक्कर में बाल बच्चा के लिए नहीं सोच पा रहे। थोड़ी हालत सुधरे तो वे खुद ही डॉक्टर से दिखाएंगे, पर अब जब वह दूर से परखती है उनके देह और मन की भाषा, तो लगता है डरते थे वे डॉक्टर के पास जाने से कि कहीं उनकी उस मर्दानगी पर से पर्दा न उठ जाए जिस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था उन्हें। जिस दिन भैंसुर ने जबरन उसे विजय बाबू के हिस्से की खेती से बेदखल किया था, जीवन में पहली बार सवाल जवाब किया था उनसे उसने। पर जब नीयत ही खराब हो तो तर्क कौन सुनता है। अकेली औरत ठठ नहीं पाई थी उनके आगे। उस दिन सवांग से ज़्यादा औलाद की कमी खली थी सिया दुलारी को। गोतनी के कुबोल तो जैसे हड्डी में बैठ गए हैं उसकी। भतरखौ की भैंसुर से जवान लड़ाती है। उसने सचमुच उस दिन अपनी जवान से लगाम हटा दिया था। मेरा मुंह मत खुलवाओ सलेमपुर वाली, गांव में किससे छुपा है फुलिया के साथ तुम्हारे भतार का लीला। तुम्हारे जैसी भतार वाली से बिना भतार का होना ज़्यादा अच्छा। गोतनी ने जवाब में उसे बैजू जी को लगाकर गाली दी थी। जुबानी महाभारत में भले उस दिन खूब तीर तलवार चलाए उसने, पर जब घर की दीवारों के बीच लौटी निहायत अकेली थी सिया दुलारी। फफकती सिसकती वह सारी रात इस करवट से उस करवट बदलती रही। गौने में मिले पलंग के सिरहाने लगा आईना अकेला गवाह था उसकी हर उस रात का, जब उसने विजय बाबू से डॉक्टर को दिखाने के लिए कितने कितने मनुहार किए थे। वह बार बार उस आईने को छूकर देखती जैसे उसमें विजय बाबू और अपनी औलाद का चेहरा टटोलने की कोशिश कर रही हो, पर हर बार उसके हाथ सिर्फ अपना चेहरा आता। सूखे हुए केश, उदास आंखें, जले हुए सपने और बीच बीच में गोतनी के जहर बुझे तीर। बैजू जी का हर शाम आना उसे अच्छा लगता है। एक वही तो हैं जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा। लोगों को यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा वे भी कब तक आएंगे। उनका भी घर परिवार है। मन को कड़ा करके सिया दुलारी ने सोचा कल से वह उन्हें आने को मना कर देगी, पर क्या कहेगी उनसे, किन शब्दों में मना करेगी उन्हें आने से। मन ही मन खुद को तैयार करती सिया दुलारी कुछ टूटे बिखरे संवाद जोड़ती है। आपने हमारा बहुत साथ दिया बैजू जी, पर क्या करें कि हमारा किस्मत ही खराब है। आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। आपको धन्यवाद देकर आपके इस एहसान से हम उरीन होना नहीं चाहते। जब कभी कोई ज़रूरत हुआ आपको फ़ोन ज़रूर करेंगे। शब्द बनते हैं और बनकर बिखर जाते हैं। वह खुद भी नहीं जानती कि कल शाम तक ये संवाद साबुत भी रहेंगे या नहीं।
साबुत भी रहे तो क्या अपनी जुबान तक ला भी पाएगी रेगनी के कांटे की तरह चुभने वाले इन रूखे सूखे शब्दों को? कौन मिलता है आज के ज़माने में ऐसा, जब अपना घर तक का लोग मुंह फेर लिया, एक पैर पर खड़ा बैजू जी वीडियो से लेकर एसपी कलेक्टर तक के ऑफिस में साथ गए। उसकी यह बात सुनकर क्या सोचेंगे वे? सिया दुलारी का मन कलपने लगा था। दादी से छुटपन में सुनी सुरंगा सदा ब्रीच की कथा कि धुंधली यादें दुख के किसी सघन सोते की तरह बलबला उठी सिया दुलारी के भीतर। उनकी आवाज में घुली करुणा का कण कण जैसे उसके रोए रोए में हिलक रहा था। सासू मोरा मरे हो, मरे मोरी गोतनी से, मरे ननद जेठ मोर जी। नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तबरिया से, नहीं तोरा पास में तीर जी। कौन ही चीजवा से मार लू बटोहिया के धरती लोटा बेला बेपीर जी। सिया दुलारी न तो सुरंगा थी, न ही उसके जीवन में कोई सदाब्रीज ही था। सास भी उसकी शादी से पहले परलोक सिधार चुकी थी और ननद तो कोई थी ही नहीं। लेकिन उस कथा में गोतनी और जेठ के मरने की बात ने उस रात उसके जख्म पर मरहम का काम किया था। हरगोबीन की कातर आवाज ने जैसे उस जख्म पर पड़े खुरट को नोच कर अलग कर दिया है। मैं तुम्हारा बेटा, बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। एलईडी स्क्रीन पर चल रही बड़ी बहुरिया की कहानी ने सबको भावुक कर दिया है। पंडाल के गेट पर खड़ी महिलाएं चुपचाप सिसक रही हैं तो पंडाल के भीतर कुर्सी पर बैठे कुछ पुरुष भी रुमाल से अपनी आंखों के कोर पोंछ रहे हैं। तभी पर्दे पर दुख से भीजा और करुणा से सींझा कोई अदृश्य स्वर गूंज उठता है। पैया पड़ूं, दाढ़ी धरूं, हमरो संवाद ले ले जाहू रे संबदिया। कदम कदम अपने जैसी लगती बड़ी बहुरिया की कातर आवाज सिया दुलारी को बहुत गहरे तक बेचैन कर रही है। एक दर्द टभकता है उसके पोर पोर में, एक से दूसरी और फिर दूसरी से अपनी पहली हथेली को विवशता से मसल रही है सिया दुलारी। वह नाराज होना चाहती है बड़ी बहुरिया से। उसका वश चलता तो अभी उसके मुंह पर हाथ रख देती वह। और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी, लेकिन अब यहाँ और नहीं रह सकूँगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब जाऊँगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ? किसके लिए? किसके लिए? 5 साल से ऊपर हो गए विजय बाबू को गायब हुए, पर सब कुछ जैसे कल की ही बात लग रही है। थाना से प्रखंड और फिर अनुमंडल से जिला ऑफिस तक की भाग दौड़, विजय बाबू के हिस्से की खेती की जमीन पर भैंसुर का कब्जा, हर शाम महीनों तक नियम से आकर कुशल क्षेम पूछने वाले बैजू जी का असहाय चेहरा, मोदियाइन काकी की स्नेह से गर्म हथेली, देर रात मैसेंजर में हालचाल पूछने वालों के लिसलिसे शब्द, कोई उत्तर न मिलने के बावजूद सालों से बिला नागा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के साथ आने वाले लाल गुलाबी हरे नीले फूल और भी बहुत कुछ जिसका हिसाब किसी बही में अंकित न होने के बावजूद सिया दुलारी के हर नफस पर दर्ज है। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। ज्वर से पीड़ित हरगोविंद की आवाज़ में घुले दर्द ने मिन्नत की उंगली पकड़ ली है। मन ही मन पूरा गांव छान मारती है सिया दुलारी, पर दूर दूर तक कहीं कोई हरगोविंद दिखाई नहीं पड़ता। खुद को जैसे ढाढ़स बंधाती है वह, नहीं चाहिए उसे कोई हरगोविंद। इनबॉक्स में संवेदना जताती कई जोड़ी आंखों की छवियां बन बिगड़ रही हैं। उसकी सजल आंखों में पल भर पहले जिस बड़ी बहुरिया से किंचित नाराज होना चाह रही थी, उसे भींच कर अपने गले से लगा लेना चाहती है सिया दुलारी। फिल्म खत्म होते होते सांझ घिर आई है। पंडाल के बाहर खड़ी महिलाएं बिला आवाज एक एक कर अपने अपने घर की तरफ सरक रही हैं। भीड़ भाड़ से अलग दूसरे कोने पर खड़ी सिया दुलारी मोदियाइन काकी का हाथ पकड़े धीरे धीरे पंडाल के गेट की तरफ बढ़ रही है। लाल पीले झालरों और झंडियों से सजी बैलगाड़ी के सामने रुकी सिया दुलारी
काकी के साथ एक सेल्फी क्लिक की और आगे बढ़ चली। रामेसर शाह के गोहाल के बाहर कुछ लोग अलाव जलाने की कोशिश कर रहे हैं। गोईठे का धुआं शाम के झुटपुटे के साथ मिलकर चारों तरफ कोहरे सा छाने की असफल कोशिश कर रहा है। सिया दुलारी ने सोचा, घर पहुंचकर वह सबसे पहले इस सेल्फी को फेसबुक पर पोस्ट करेगी। देर रात रसोई समेटने के बाद सोने के ठीक पहले सिया दुलारी हमेशा की तरफ फेसबुक पर गई। बड़ी बहुरिया की कहानी जैसे फिल्म के पर्दे से निकलकर लगातार उसके साथ घूम रही है। दरवाजे पर, रसोई में, बर्तन बासन से लेकर खाने पीने की चीज़ों में, चापाकल के हैंडल से लेकर उससे निकलने वाले पानी में, और अब उसके कमरे से लेकर चटाई और रजाई तक में उसे कभी बड़ी बहुरिया का चेहरा दिखाई पड़ता है तो कभी उसकी माँ का, कभी हरगोबिंद की कातर कराह सुनाई पड़ती है तो कभी करुणा की आंच पर सीझी हमरो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया की उदास टेर। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। हरगोविंद की आवाज़ अब भी उसके साथ चल रही है। वह नहीं चाहती थी किसी हरगोविंद को अपने मायके भेजना, पर उसके जीवन में हरगोविंद जैसा कोई संगी साथी भी ना हो, ऐसा तो उसने कभी नहीं चाहा था। मोदियाइन काकी उसे बहुत मानती हैं, पर उनकी बुजुर्गी के कारण उनसे एक खास तरह की दूरी भी तो है। उसकी सेल्फी पर अब तक 100 से ज़्यादा लाइक कमेंट आ चुके हैं। बाकी दिनों की तरह आज उसने न किसी का कमेंट लाइक किया, न किसी को शुक्रिया कहा, सीधे मैसेंजर तक गई। बिला लागा हाजिरी लगाने वाले लोग आज भी उसके चैट पैनल में अपने उन्हीं संवादों और फूलों के साथ सबसे ऊपर हाजिर हैं। वह हमेशा की तरह उन्हें छूती तक नहीं और एक लंबे अंतराल के बाद सर्च इंजन में भैया का नाम खोजकर संदेश टाइप करने लगती है। प्यारे भैया, आज 4 मार्च है। इस गांव की शान रेणु जी का जन्मदिन। याद है, आज के दिन बचपन में हम लोगों को बाबूजी टांगा में बिठाकर अपने गांव से उनकी समाधि तक ले आते थे। तब कहाँ पता था कि कभी यही गांव हमारा ससुराल हो जाएगा। हाँ, तो आज रेणु जी की 100वीं जयंती के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। मोदियाइन काकी के साथ हम भी रेणु जी की समाधि पर फूल चढ़ाने गए थे। उन्हें प्रणाम करते वक्त आंख बंद करते ही आपकी खूब याद आई। लगा मैं अचानक से कई साल छोटी हो गई हूँ और आप भी बचपन के दिनों की तरह मेरे बगल में खड़े हैं। तभी सोचा था कि बहुत दिन हुए, आज आपको संदेश लिखूंगी। जानते हैं, कोलकाता की नीलांबर संस्था के कोई रितेश पांडे हैं। उन्हें रेणु जी की लिखी कहानी संवदिया पर एक फिल्म बनाई है। आज के प्रोग्राम में वह फिल्म भी दिखाई गई। फिल्म में जब जब बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद संवदिया से अपने भाई की बात की, हमारी आंखों के आगे आपका चेहरा झलमलाता रहा। आपको तो मालूम ही है कि विजय बाबू अचानक कहीं गुम हो गए। भैंसुर ने उनके हिस्से का खेत भी हड़प लिया, सबने मुंह फेर लिया, कोई दरवाजे पर झांकी पाड़ने भी नहीं आता था। तब भी हर मिनट मुझे आप ही याद आते थे, लेकिन आप तक पहुंचने का तो दूर, आप तक अपना संवाद पहुंचाने का भी कोई पता हमको नहीं मालूम था। वो तो भला हो लैब के स्टाफ बैजू जी का, जिनके कहने पर हम फेसबुक पर पोस्ट डाले और आप फिर से मिल गए। मोदियाइन कहती हैं, आप हमारे ही सुख दुख के बोझ के कारण दुबई चले गए, पर मेरा मन इस बात की गवाही नहीं देता। हम जानते हैं आप वैसे नहीं हैं, पर एक बात पूछें, आपने कभी हमको याद क्यों नहीं किया? क्या राखी के दिन भी आपको हमारी याद नहीं आती है? आपको यह जानकर खुशी होगी कि दुख का इतना बड़ा पहाड़ टूटा, पर आपकी बहन एकदम नहीं टूटी। पूर्णिया के मारवाड़ी सेठ के यहाँ से लाकर हम गांव में साड़ी कपड़ा बेचते हैं। भगवान के दया से रहने खाने का कोई कमी नहीं। अब तो गांव के लोगों से भी प्रणाम पाती हो जाता है। काम धाम में समय कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। याद है, बचपन में स्कूल से छुट्टी के वक्त लौटते हुए और सोने से पहले हम दोनों आपस में पूरे दिन की कहानी एक दूसरे को सुनाया करते थे। जब शादी हुई, लगा था विजय बाबू से भी उसी तरह सब कुछ कह सुन सकेंगे, पर अपना सोचा सब कुछ कहाँ होता है।
फेसबुक पर एक दोस्त भी बने, लेकिन दुबई जाने से ठीक 1 साल पहले के तिला सकरात में सनेस के साथ जो चिट्ठी आप भेजे थे, हम संभाल कर रखे हुए हैं। जब जब बहुत अकेलापन लगता है उसे निकाल कर पढ़ लेते हैं। एक बात कहें, मानिएगा, इस बार राखी में यहाँ आइए ना। पूरे 7 साल हो गए आपको राखी नहीं बांधे हैं हम। कितना कुछ जमा हो गया है आपको बताने के लिए। आइएगा तो फिर रात रात भर जाग कर बात करेंगे हम लोग। फेसबुक पर भतीजी का फ़ोटो देखे, बहुत सुंदर है और बिल्कुल आप पर गई है। उसको गोद में खिलाने का मन करता है। उसे बुआ का खूब सारा प्यार दीजिए और भाभी को प्रणाम। आपकी इकलौती बहन जो अब बहुत अकेली है, दुलारी। बाईं हथेली से अपनी पनियाई आंखों को पोंछती सिया दुलारी के दाहिने हाथ की तर्जनी ने सेंट का बटन दबाया। फेफड़े में सुकून की एक लंबी सांस भरी। जाने कितने दिनों बाद आज मन कुछ हल्का हुआ है उसका। पर अगले ही पल जैसे वह आशंकाओं के किसी बीहड़ चक्रवात में फंस गई। यह क्या किया उसने? जाने भैया क्या सोचेंगे पढ़कर, जवाब देंगे भी कि नहीं? राखी में आने की बात पर चुप तो नहीं हो जाएंगे? क्या मोदियाइन काकी सही कहती हैं कि? भय और आशंका में डूबी सिया दुलारी को कहीं गहरे यह एहसास हुआ कि यदि वह चाहती है कि भैया के साथ उसका बचा खुचा रिश्ता भी बचा रहे तो उसे यह संदेश नहीं भेजना चाहिए था। उसने गौर किया कि भैया ने अभी उसका संदेश नहीं देखा है और बिना कोई देरी किए जल्दी से पेशतर चैट पैनल में गई, अपने मैसेज को सेलेक्ट किया और अनसेंड का बटन दबा दिया। रात गहरी हो चुकी थी और सिया दुलारी के भीतर एक छोटे से फेसबुक पोस्ट का मजमून आकार ले रहा था। जुकरबर्ग ने मैसेंजर तो बना दिया, लेकिन हरगोविंद जैसा संवदिया कौन बनाएगा?